हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है रीट जैसे महाकुंभ को जीतने के लिए। अगर आप साइंस मैथ सब्जेक्ट से हो तो दोस्तों आज मैं गणित की शिक्षण विधि आपके लिए लेके आया हूँ। ये 11 शिक्षण विधियाँ आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगी दोस्तों। इन 11 शिक्षण विधियों में से हर एक शिक्षण विधियों में प्रश्न यहाँ पे पूछने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री भी करवाऊंगा जिससे एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आप इन शिक्षण विधियों को पढ़ के हर एक और भी इनके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं उनको भी पार पा सकते हो, उसमें भी शिक्षण विद्या पूछी जाती है। तो आप इसको 15 नंबर का मैटर ना समझ के आप इसको समझ सकते हो 50 नंबर का मटेरियल। बात करने वाले हैं एक एक शिक्षण विधि की। सबको उदाहरण देके समझाऊंगा, गणित वाले ही उदाहरण दूंगा क्योंकि गणित की शिक्षण विधियां हैं। लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग अभी मेरी क्लास को देख रहे हो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्रबोध परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग गणित शिक्षण विधियों की, जिसमें हम लोग आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, प्रयोगशाला, अनुसंधान, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि और खेल विधि, इन विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः विधियां बहुत सारी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मैं आपके समय की कदर करता हूं दोस्तों। और जो व्यक्ति समय की कदर करता है वो आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा ये भी आप सोच सकते हो। चलिए, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको कराऊंगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हर एक टॉपिक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक एक दो दो दिन वाला टॉपिक है, यानी 2 घंटे की क्लास एक टॉपिक पे हो सकती है। लेकिन कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर टारगेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहली आपके शिक्षण सामग्री, सॉरी शिक्षण विधि, जिसमें हम पढ़ेंगे आगमन विधि को। दोस्तों, आगमन विधि और निगमन विधि में सभी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नियमों को निकालेंगे, है ना। अपने पास नियम पड़े नहीं होंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, है ना। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, परिणाम को निकालेंगे, है ना, प्रयोगों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आगमन विधि में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। यानी हम जो है सूत्र से नहीं चलेंगे, हम लोग किसको करेंगे, सूत्र को पहले जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ का जो है निर्णय लेंगे। ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशेष से सामान्य की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आगमन विधि में प्रयुक्त चरण कौन कौन से होते हैं, यानी इसके स्टेप या सोपान इसके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी एग्जाम्पल देते हैं। फिर उस उदाहरण का जो है निरीक्षण किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यकरण कहते हैं, यानी जनरलाइजेशन हम लोग उसका करेंगे। उसके बाद सामान्य नियम जो है उसका परीक्षण करके उसका सत्यापन करेंगे, यानी टेस्टिंग करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद इसके गुण हमको पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहले ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक यानी कि खोज करने का इसमें जो है वो आपके जो है गुण रहता है कि खोज करके सीखना। ठीक है। नवीन ज्ञान को खोजने का यहाँ पे मौका रहता है, नवीन ज्ञान हम लोग खोजते हैं। ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों को मूर्त उदाहरण से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यानी जो सामान्य नियम किस प्रकार से निकालें, जिससे क्या बालकों की जिज्ञासा बनी रहती है, यानी कि बालकों में क्रिएटिविटी रहेगी। ठीक है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम जो है अधिक स्थायी रहता है। यहाँ पे स्थायी अधिगम रहता है, वहां पे अस्थायी अधिगम रहता है, किसमें, निगमन में। ठीक है। निगमन यानी नाकारा, नाकारा मतलब इतना नाकारा नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये समझो कि वहां जो अधिगम हम लोग करेंगे वो चीरकाल तक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां हम लोगों को सूत्र याद करना पड़ता है, रटन प्रणाली हम लोगों को यहाँ वहां पे रखनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग खोज करते हैं, और जब खोज करते हैं तो आपका जो माइंड रहता है वो उस चीज को हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे जो इस अधिगम रहेगा दोस्तों वो स्थायी रहेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, बालक जो है स्वयं ही समस्या का निवारण करके अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं और उनका अधिगम जो है वो स्थायी रहता है। और व्यवहारिक और जीवन में भी क्या रहता है, लाभप्रद विधि है।
चलो आगमन विधि के दोष क्या है। सबसे पहले इसमें समय अधिक लगता है, ठीक है, और आजकल लोगों के पास क्या नहीं है, समय ही नहीं है। बात करते हैं अधिक परिश्रम करना पड़ता है, सूझ की आवश्यकता होती है। आजकल ऐसे कोई टीचर नहीं है जो आगमन विधि को सही ढंग से अप्लाई कर सके। आप लोग ऐसे टीचर बनना दोस्तों कि आप इन आगमन विधि को, निगमन विधि को, जितनी विधियां हैं इनको बढ़िया तरीके से एक सम्मिलित रूप से जहां जिस विधि की जरूरत हो उसका उपयोग करो। इसलिए मैं आपको ये विधियां पढ़ा रहा हूं, इसलिए सरकार भी आपको इस पर पूछती है, ठीक है। आप लोग हर विधि को सही से समझोगे तो परीक्षाओं में भी सही करके आओगे, और ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपका जब तक आप नौकरी नहीं लग जाओगे। दोस्तों ये एक तरीके की अपूर्ण विधि है। अपूर्ण विधि क्यों है? क्योंकि इसमें जो खोजे गए नियम है, तथ्य हैं, उनकी जांच के लिए भी जो है निगमन विधि की जरूरत पड़ती है। भाई हम लोगों ने कोई सूत्र खोजा है, यहाँ से सूत्र की क्या करेंगे, खोज करेंगे, है ना। हमको पहले से कुछ नहीं पता रहेगा, तो सूत्र खोजने के बाद इस सूत्र को अप्लाई किस विधि से करेंगे, निगमन विधि से करते हैं। किसे? निगमन विधि से करते हैं। कैसे? जैसे आधार गुणा ऊंचाई, है ना, आधार गुणा ऊंचाई हम लोग एक सूत्र लेते हैं। अब इस सूत्र को हम लोगों ने ज्ञात तो कर लिया, लेकिन हम लोग पाइथागोरस इस प्रमेय को लगाने की कोशिश करेंगे, कर्ण का सूत्र हम लोग लगाएंगे, तब हमारे पास अगर सही परिणाम आते हैं तभी हम लोग मान सकते हैं कि हम लोगों ने खोज सही की है। निगमन विधि की मैं बात करता हूँ, इसको डेडिकेटिव जो है मेथड भी बोलते हैं। पहले से स्थापित नियम होते हैं, और पहले से स्थापित नियम यानी कि आगमन विधि के द्वारा जो नियम निकाल रहे हैं उनसे सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक द्वारा छात्रों को समस्या का समाधान करते हैं। आजकल जितने भी गणित के जो टीचर हैं वो सब इसी विधि का उपयोग करते हैं। डायरेक्ट क्या कहते हैं कि भाई आप तो ये याद करो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको आप लोग डायरेक्ट याद करो, और उससे हम लोग क्या करेंगे, परिणाम निकाल लेंगे। बस आप किस प्रकार से आयत का सूत्र निकाल, क्योंकि आजकल तो जब प्रतियोगी परीक्षा होती है, क्योंकि आजकल अपना जो डिफॉल्ट है वो क्या है, एबेसद, और एबेसद में एबेसद ही याद करना पड़ता है, अपन को सिर्फ आंसर निकालना पड़ता है। यहाँ पे हैंड्स प्रूफ नहीं करना पड़ता है, तो हैंड्स प्रूफ नहीं करेंगे तो हमको जो है किसी फॉर्मूला निकालने की आदत नहीं पड़ेगी, और फॉर्मूला निकालने की आदत हम लोगों में नहीं है दोस्तों। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आपको पता ही है। जब फॉर्मूला हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रटंत प्रणाली, और ये अधिगम कैसा होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, हमें नियम ज्ञात रहेगा, उदाहरण हम लोग देंगे, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। 2 और 2 4 होता है, किस प्रकार से 2 और 2 4 होता है ये बताने की बजाय हम लोग ये बताएंगे भाई 2 + 2 = 4, ठीक है दोस्तों। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलेंगे, ठीक है, प्रमाण अपने पास है, फिर प्रत्यक्ष की ओर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसके गुण, सरल है, सुविधाजनक है, और सुविधा सभी लेना चाहते हैं। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। स्मरण शक्ति, ये भाई बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ते हैं, आपको पता है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस का सूत्र याद करो, आयत का क्षेत्रफल याद करो, आप वर्ग का क्षेत्रफल याद करो, है ना, और आप लोग वर्त का क्षेत्रफल याद करो, बेलन का, शंकु का, घनाभ का, घन का, सबका आपको क्षेत्रफल यहाँ पे याद करना पड़ता है ना, सॉरी याद करना पड़ता है। और याद करोगी तो आपकी स्मरण शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि भी है ये, संक्षिप्त और व्यवहारिक है। बालक तेजी से सीखता है भाई। डायरेक्ट मैंने जैसे मान लो कि भुजा स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बताया, और इस फॉर्मूले को जो है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है बालक, और डायरेक्ट तेजी से सीख रहा है। डायरेक्ट भुजा का जो मान है, जैसे 20 की एक भुजा है, भुजा का स्क्वायर निकाल लिया, और 20 का 20 से स्क्वायर किया तो 400 अपने पास आ गई, यानी कि हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। हम लोगों को ये पता नहीं है ये भुजा स्क्वायर कहाँ से आया, ठीक है। चलिए निगमन विधि के दोष, निगमन विधि के दोष है यहाँ पे रटने की शक्ति पर बल दिया जाता है, ठीक है। निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है, खुद की जो मानसिक आपके दिमाग का जो उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, दिमाग का उपयोग, आपके पास जो जितने भी हॉर्स पावर का दिमाग है ना उसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी मतलब मस्तिष्क का जितनी क्षमता है उस क्षमता का आप लोग उपयोग नहीं करेंगे। कल्पना शक्ति का विकास भी नहीं होगा यहाँ पे, कल्पना ही नहीं करेगा बालक, क्रिएटिविटी नहीं रखेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी वीडियो नहीं होगा, हालांकि मैं बताता हूँ 15 से 20 मिनट का होगा। जो चीज़ आपको समझाने की वो समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये समझाना जरूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। अभी मैं जो उदाहरण देके बता रहा हूँ ना, वही उदाहरण आपको वहाँ परीक्षा में याद रहेंगे। रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहता है, नहीं रहता है दोस्तों। आप कितना भी रट लीजिए, स्थायी नहीं रहता है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप नहीं सीख सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है ना, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। आपको बताना पड़ेगा कि 1 + 1 2 कैसे हुआ, आपको हर एक चीज बच्चों को बतानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है।
विश्लेषण विधि या एनालिटिक विधि भी बोलते हैं इसको, एनालिटिक मेथड भी बोलते हैं। इसमें किसी भी विधान या व्यवस्था क्रम को जो है की सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे, उसकी माइक्रो टीचिंग करेंगे, एक तरह से हम लोग उसका परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और उसके मूल जो है तत्वों को खोजने की क्रिया जो है ये विश्लेषण कहलाती है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, है ना, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किस प्रकार से हुआ, है ना। जैसे त्रिभुज एबीसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और त्रिभुज एबीसी में बी, जैसे मान लो एबीसी में बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किस प्रकार से आया दोस्तों, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग सूत्रों की खोज भी करेंगे या अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए विश्लेषण के गुण क्या है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विधि है ना, क्रिएटिविटी रहती है आदमी में, जिज्ञासा जिज्ञासा रहती है, ठीक है। बात करते हैं स्वयं जो है समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देता है, खुद को ही सब कुछ करना है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का जो है विकास होता है, और स्थायी ज्ञान जो है उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, विश्लेषण में स्थायी रहता है, संश्लेषण में स्थायी नहीं रहता है ना। विश्लेषण विधि के दोष क्या होते हैं, अधिक समय लेने वाली विधि है, कुशल अध्यापन की जरूरत है, जो कि आजकल सबसे बड़ी कमी बनती जा रही है दोस्तों। अधिक तर्क शक्ति सूझ की जरूरत होती है ना। माइंड तो कहते हैं ना, माइंड नहीं है इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में जो है तर्क शक्ति नहीं है ना। छोटी कक्षा में के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए संश्लेषण विधि, संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, यानी कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। कई जा रहे शब्दों मिला के हम लोग एक वाक्य बनाएंगे। संश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है ना, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके परिणाम की ओर चलते हैं। जैसे उदाहरण दूं कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, क्या सूत्र हमको पता है, तो क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है, और समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से किया जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है गणित के लिए संश्लेषण विधि। लेकिन जो संश्लेषण विधि है, इसके दोष क्या है कि ये रटने की प्रवृत्ति को जोड़ देती है, जो कि निगमन का ही एक गुण है। क्या है, निगमन विधि का ही एक गुण है, और विश्लेषण विधि आगमन का ही एक गुण मान सकते हैं। यहाँ पे नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन का जो है खोज वोज यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन को सूत्र पता है, सूत्र पता है, और हम लोगों को क्या निकालना है, परिणाम निकालना है दोस्तों, ठीक है। हैंडराइटिंग अपनी डॉक्टरों वाली है भाई, है ना। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, कैसा होता है, यानी अधिगम यहाँ पे स्थायी नहीं होगा। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास होता है, ठीक है। इससे अगर इसको बार बार करेंगे छोटे बालक, तो चिंतन शक्ति का जो है क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं दोस्तों। इस विधि के प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला की जरूरत है, जिसमें हम समस्याओं का यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। मैं भी समस्याओं का यांत्रिक तरीके से आपका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आपके दिमाग में जो जो चीजें भरी हुई थी उनको एक बार निकाल दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। सीधी बात, 9 बकवास वाले कॉन्सेप्ट पे मैं चल रहा हूँ। 5 से 6 सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ शिक्षण विधियाँ। आप किसी भी शिक्षण विधि को जाके पढ़ लीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अगर कोई कहीं त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं समय याचना करता हूं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। बात करता हूं जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, ये प्रयोगशाला विधि में करेंगे। भाई पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहां से लेके आए, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसके गुण क्या है, सबसे पहले रुचिकर है। जब हम लोग किसी की खोज करते हैं ना, तब बालक किसी चीज की खोज करता है तो उसमें रुचि रहती है, ठीक है। स्थायी अधिगम का स्त्रोत्र है। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का जो है विकास होता है। रचनात्मकता का विकास यहाँ पे होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या है, खर्चीली विधि है, खर्चा यहाँ पे बहुत होता है, और वो सरकार क्या नहीं देती है, खर्चा नहीं देती है भाई। कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। कम संख्या, छोटी संख्या रहेगी। यहाँ पे मान लो 200 बच्चे हैं, 200 ही बच्चों को बोलो प्रयोग करो। अरे इतने इक्विपमेंट तो है नहीं अपने पास, अरे इतने इक्विपमेंट तो है ही नहीं, तो फिर किस प्रकार से करेंगे, तो कम संख्या वाले बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है। और सभी को एक ही अध्यापक अगर समझाएगा तो एक ही तरीके से समझाएगा, है ना। छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है,
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि प्रतिपादक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्नों से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही विवेचक बुद्धि को उसका ही अवलोकन विश्लेषण करके नए सिद्धांतों की खोज करना अनुसंधान करना, अनुसंधान विधि कहलाता है। यानी अनुसंधान करना है किस चीज का, ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए समस्या समाधान विधि, कल के वीडियो में इसका और भी मैंने सही से चित्रण किया है, तो उसमें जाके देख लेना आप। तो इसका प्रतिपादक ध्यान रखना। और इसमें जो है सिद्धांतों की खोज की जाती है, किसका उपयोग करके, संश्लेषण जो है किसी चीज का करके, विश्लेषण करके किसी चीज का, संश्लेषण नहीं विश्लेषण, ठीक है, करके जो है अनुसंधान विधि जो है वो कहलाती है। बात करता हूँ समस्या समाधान, तो समस्या समाधान जो है किसी समस्या का जो है समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से सामान्य विधि या तद्रद यानी एडी होक, इसको अनौपचारिक पे कहेंगे, अनौपचारिक विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जो है लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंतर्गत, यानी समस्या समाधान अधिगम है ना, इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं को के तरीकों का जो है हल निकालना क्या होता है, संभव हो पाता है। अगली विधि आती है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि के जो खोज करता है, प्रतिपादक है किलपैट्रिक है। और इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र जो है स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। व्याख्यान विधि, यह विधि जो है शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है और सबसे पुरानी विधि भी है, कैसी पुरानी भी है। और विद्यार्थी कहता है मैं बोलूं तू सुन, क्या मैं बोलूं तू सुन। और इसमें जो है व्याख्यान विधि में छात्र जो है कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है। छात्र कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है। और निष्क्रिय व्यक्तियों की गणित में आवश्यकता नहीं है, यानी ये विज्ञान, ये गणित के लिए कम इंपॉर्टेंट है, हालांकि विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी एक कुशल अध्यापक की जरूरत है। व्याख्यान करते समय भी बहुत सारी चीजें वो ऐसी एक्टिविटीज कर दे जिससे बालक को चीजें समझ में आए, है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। विचार विमर्श विधि, इस विधि में बालक अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं में एक दूसरे के अनुभव का ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। खेल विधि फ्रावेल ने दी थी, नाम इसका हेनरी कॉल्डवेल ने दिया था। ध्यान रखना फ्रावेल ने जो है किंडरगार्टन विधि भी दी थी। ठीक है, गुण की बात करता हूँ, एडवांटेज की बात करता हूँ, तो छात्रों को कि खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तथा बच्चों का मन लगा रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ये विधि जो है करो और सीखो के आधार पर सीखो करो और सीखो के आधार पर सिद्धांत पर जो आधारित है। दोष क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे मोटे तगड़े होते हैं और वो ये काम नहीं कर पाते भाई। हाँ, शिक्षण सहायक सामग्री है ना, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य श्रव्य तीन प्रकार की होती है, यानी विजुअल ऑडियो ऑडियो और विजुअल ऑडियो। ठीक है, दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, यानी कि देखेंगे, इसको देखने वाली चीज है, क्या देखने वाली चीज है, आवाज कुछ नहीं आएगी लेकिन देखते रहेंगे। कौन कौन चीज, पुस्तक हो गई आपकी कैसी है, दृश्य सहायक है ना। श्यामपट्ट कैसा है, चौक कैसी है, दिखाई देने वाली, डस्टर कैसा है, संकेतक कैसा है, चित्र कैसा है, मानचित्र कैसा है, ग्राफ चार्ट है ना, पोस्टर, ये इसमें क्या मिलान वाला क्वेश्चन आता है, तो आप तो इसको इंपॉर्टेंट रख लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। श्रव्य में क्या होता है, सुनेंगे, अपनी इंद्रियों का यानी कान का उपयोग करके बालक जो है सुनेगा चीजों, जैसे ग्रामोफोन हो गया, रेडियो टेलीविजन हो गया, है ना, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, है ना, ये सब एडियो एड के अंतर्गत आते हैं। जिसमें बच्चों को कुछ सुनाकर उसकी मानसिक शक्तियों व सुनने की शक्तियों का विकास किया जाता है। यही खूबी किसमें होती है, पति में होती है। पति को सिर्फ और सिर्फ सुनने की ही आदत डालनी होती है दोस्तों, है ना। पति भी क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है, श्रव्य सहायक सामग्री तो पत्नी है, वो सुनाएगी पति को, तो पति के काम में आ रहा है वो, है ना। अगली बात करते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड। और इसमें जो है, इससे तात्पर्य क्या है, जिसके माध्यम से बालक जो है वो देखता है, सुनता भी है। ठीक है, जैसे दूरदर्शन हो गया, सिनेमा हो गया, मूवी देखने जाते हो ना, कैसी है, दृश्य श्रव्य। दूरदर्शन जो पुराने टाइम में कयामत वगैरह आती थी वैसी पे आती थी। नाटक, नुक्कड़ नाटक हो गया कोई, है ना, दृश्य श्रव्य है। टेलीविजन है, चलचित्र है, वृत्तचित्र है, कंप्यूटर है, ये सब कैसी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में, तब तक के लिए राम राम सा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन आपका।